जब डीएम मैडम ने पंचर बनाने वाले लड़के के साथ कर ली शादी, वजह जानकर पूरा देश की आंखें नम हो गई। दोस्तों, पटना की तपती दोपहरी और कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर फरियादियों की लंबी कतारें लगी थी और अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। यह सन्नाटा डर का भी था और सम्मान का भी। पटना की नई जिलाधिकारी डीएम 28 वर्षीय अनन्या सिंह के केबिन के बाहर लाल बत्ती जल रही थी, जिसका मतलब था कि अंदर कोई बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है और किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। अनन्या सिंह, एक ऐसा नाम जिससे पटना के बड़े बड़े माफियाओं से लेकर कामचोर अधिकारियों तक की रूह कांपती थी। उनकी ईमानदारी और सख्ती के किस्से पूरे बिहार में मशहूर हो चुके थे। केबिन के अंदर एसी की हल्की आवाज के अलावा बिल्कुल शांति थी। बड़ी सी मेज पर फाइलों का अंबार लगा था। अनन्या अपनी कुर्सी पर बैठी एक फाइल को घूर रही थी, लेकिन उनका दिमाग कहीं और था। उनके चेहरे पर आज वो रोज वाली सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। आंखों में एक नमी थी जिसे वो बार बार अपनी उंगलियों से पोंछ रही थी। अचानक उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाया। शर्मा जी, अंदर आइए। उनकी आवाज में एक ऐसा भारीपन था जो उनके पीए शर्मा जी ने पिछले 1 साल में कभी नहीं सुना था। शर्मा जी दौड़ते हुए अंदर आए। जी मैडम। दोस्तों, अनन्या ने एक सादे कागज पर कुछ लिखा और शर्मा जी की तरफ बढ़ा दिया। अभी के अभी मेरी सरकारी गाड़ी लीजिए, साथ में पुलिस एस्कॉर्ट भी जाएगी। बोरिंग रोड चौराहे के पास एक पुरानी चाय की दुकान के ठीक बगल में एक छोटी सी तिरपाल तानकर पंचर बनाने की दुकान है। वहां एक लड़का काम करता है। उसका नाम रवि है। उसे पूरे सम्मान के साथ इसी वक्त मेरे ऑफिस में लेकर आइए। शर्मा जी के पसीने छूट गए। डीएम मैडम की सरकारी गाड़ी और पुलिस एस्कॉर्ट एक पंचर बनाने वाले को लाने जाएगी, वो भी पटना के वीआईपी इलाके से। शर्मा जी ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन अनन्या की लाल होती आंखों और चेहरे के भाव देखकर उनकी हिम्मत नहीं हुई। जी मैडम कहकर वो तुरंत बाहर निकल गए। इधर बोरिंग रोड चौराहे पर चिलचिलाती धूप में 30 साल का रवि एक पुरानी बुलेट का पहिया खोल रहा था। उसके कपड़े ग्रीस और कालिक से सने हुए थे। हाथों में छाले पड़े थे और चेहरे पर धूल जमी थी। जिंदगी की मार ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। वो चुपचाप अपना काम कर रहा था कि तभी सायरन बजाती हुई पुलिस की जिप्सी और उसके ठीक पीछे पटना डीएम की नीली बत्ती वाली सफेद गाड़ी आकर उसकी छोटी सी दुकान के सामने रुकी। पूरे चौराहे पर हड़कंप मच गया। चाय वाले, रिक्शे वाले और आते जाते लोग सब रुक कर देखने लगे। पुलिस वालों को अपनी तरफ आता देख रवि के हाथ से पाना छूटकर जमीन पर गिर गया। गरीब आदमी के लिए पुलिस का दरवाजे पर आना किसी मौत से कम नहीं होता। रवि तुम्हारा ही नाम है? एक पुलिस वाले ने रौब से पूछा। दोस्तों, रवि डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़ लिए। जी सर, मैंने कुछ नहीं किया है हुजूर। मैं तो बस अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा हूं। ये दुकान भी नगर निगम की हद से पीछे है। मैंने कोई कब्जा नहीं किया है। उसकी आवाज गले में ही फंस रही थी। तभी सूट पहने शर्मा जी आगे आए। उनका लहजा बहुत नरम था। घबराओ मत रवि, तुम्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। डीएम मैडम ने तुम्हें याद किया है। तुम्हें हमारे साथ उनके ऑफिस चलना होगा। दोस्तों, रवि के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। पटना की डीएम? उसे क्यों बुलाएंगी? उसने तो आज तक कभी किसी बड़े अधिकारी की शक्ल तक नहीं देखी थी। साहब, मेरे कपड़े तो देखिए। मैं इस हाल में डीएम साहब के ऑफिस कैसे जा सकता हूं? मैं तो बहुत गंदा हूं। मैडम का सख्त आदेश है, तुम जैसे हो वैसे ही चलना होगा। गाड़ी में बैठो। आसपास खड़े लोग हैरान थे कि एक पंचर वाले को डीएम की वीआईपी गाड़ी में बैठाकर ले जाया जा रहा है। गाड़ी जब कलेक्ट्रेट पहुंची तो पूरा स्टाफ बाहर बालकनी से झांक रहा था। हर कोई ये देखने को बेताब था कि आखिर इस पंचर वाले में ऐसा क्या है जिसके लिए मैडम ने अपनी गाड़ी भेज दी। रवि जब गाड़ी से उतरा तो कलेक्ट्रेट की चमकती हुई संगमरमर की जमीन पर अपने मैले और फटे हुए चप्पल रखने में उसे संकोच हो रहा था। वो सिर झुकाए डर से सिकुड़ा हुआ शर्मा जी के पीछे पीछे डीएम के केबिन की तरफ बढ़ रहा था। दरवाजा खुला। अंदर कदम रखते ही रवि को एसी की ठंडक का एहसास हुआ, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने नजरें नीचे की हुई थी।
उसे लग रहा था कि शायद किसी वीआईपी की गाड़ी का पंचर उसने ठीक से नहीं बनाया होगा, जिसकी सजा उसे आज मिलने वाली है। आप लोग बाहर जाइए, और जब तक मैं ना कहूं कोई अंदर नहीं आएगा, अनन्या ने अपने स्टाफ को आदेश दिया। कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अब उस विशाल केबिन में सिर्फ वो दोनों थे, पटना की सबसे ताकतवर महिला अधिकारी और एक मामूली सा पंचर बनाने वाला लड़का। दोस्तों, रवि ने डरते डरते नजर उठाई। सामने एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठी अधिकारी को देखकर वो अचानक जम गया। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। फटेहाल रवि की आंखें फटी की फटी रह गई। कुर्सी पर बैठी अनन्या अब डीएम नहीं लग रही थी। वो अपनी कुर्सी से उठीन और धीरे धीरे चलकर रवि के पास आई। रवि के ग्रीस लगे गंदे हाथों को, जिन्हें देखकर बड़े लोग अक्सर नाक सिकोड़ लेते थे, अनन्या ने अपने गोरे और साफ हाथों में कसकर पकड़ लिया। रवि, अनन्या के होंठ कांपे और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। दोस्तों, रवि अब भी सदमे में था। अनु, तुम सच में अनु हो? मेरी अनु? रवि के मुंह से अचानक ये शब्द निकले और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो झटके से पीछे हटा। माफ कीजिएगा मैडम, मेरा मतलब डीएम मैडम, मुझे लगा कि। चुप कर पागल, अनन्या फूट फूट कर रोने लगी। उसने आगे बढ़कर रवि को गले से लगा लिया। रवि का ग्रीस और कालिक अनन्या के साफ कड़क सूती साड़ी पर लग गया था, लेकिन उसे आज किसी बात की परवाह नहीं थी। बाहर खड़े संतरी ने कांच के दरवाजे से जब यह नजारा देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। दोस्तों, अनन्या ने रवि को अपनी कुर्सी पर बिठाया। रवि बार बार उठने की कोशिश कर रहा था। अरे अनु, मैडम, मैं गंदा हूं, ये कुर्सी मैली हो जाएगी, मैं जमीन पर बैठ जाता हूं। ये कुर्सी, ये रुतबा, ये नीली बत्ती, ये सब तुम्हारी ही तो दी हुई है रवि। अगर तुम ना होते तो आज अनन्या सिंह इस कुर्सी पर नहीं बल्कि किसी गांव में घुट घुट कर मर चुकी होती। अनन्या ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। रवि की आंखें भी अब छलक पड़ी थी। वो 8 साल पुरानी यादों में खो गया। ये बात 8 साल पुरानी है। अनन्या पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वो एक बेहद गरीब किसान की बेटी थी। माता पिता का साया बचपन में ही सिर से उठ गया था। चाचा चाची ने किसी तरह उसे 10वीं तक पाला, लेकिन जब उसने आगे पढ़ने की जिद की तो उसे घर से निकाल दिया गया। अनन्या पटना आ गई। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था। वो आईएएस बनने का सपना देखती थी, लेकिन यह सपना एक गरीब अनाथ लड़की के लिए किसी मजाक से कम नहीं था। उसी गली के नुक्कड़ पर रवि की पंचर की दुकान थी। रवि भी अनाथ था। दिन भर साइकिलों और मोटरसाइकिलों के पहियों से लड़ता और रात को उसी तिरपाल के नीचे सो जाता। रवि रोज देखता था कि एक पतली सी लड़की आधी रात तक एक छोटी सी बल्ब की रोशनी में पड़ती रहती है। रवि के मन में अनन्या के लिए एक ऐसा सम्मान और अनकहा प्यार पनप गया था, जिसे उसने कभी जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। उसे लगता था कि वो कीचड़ का कीड़ा है और अनन्या आसमान का चांद। दोस्तों, अनन्या कई बार कई दिन भूखी रहती थी। रवि चुपके से कभी उसके दरवाजे के बाहर सब्जी रख देता तो कभी राशन। जब अनन्या पूछती तो वो बहाना बना देता कि मोहल्ले में भंडारा था तो मैं आपके लिए भी ले आया। वक्त बीतता गया। अनन्या ने यूपीएससी की प्रारंभिक, प्री और मुख्य मेंस परीक्षा अपने दम पर पास कर ली, लेकिन अब आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती सामने थी, दिल्ली जाकर इंटरव्यू देना। लेकिन मुसीबत ने यहीं पर दस्तक दी। इंटरव्यू के लिए जाने, वहां रहने और अच्छे कपड़े खरीदने के लिए अनन्या को कम से कम 20 से 25 हजार रुपयों की जरूरत थी। इसके साथ ही उसका मकान मालिक भी 3 महीने का किराया न देने की वजह से उसे घर से निकालने पर तुला था। एक रात बारिश हो रही थी। मकान मालिक ने अनन्या का सारा सामान उठाकर सड़क पर फेंक दिया। पैसे नहीं है तो जाओ यहां से, अफसर बनने चली है भिखारिन। रात के अंधेरे में सड़क पर भीगते हुए अपनी किताबों को सीने से लगाए अनन्या फूट फूट कर रो रही थी। उसने हार मान ली थी। उसने सोच लिया था कि किस्मत को शायद उसका अफसर बनना मंजूर नहीं है। कल सुबह वो ट्रेन पकड़कर वापस गांव चली जाएगी और वहीं किसी के खेतों में मजदूरी कर लेगी। तभी रवि वहां पहुंचा। भीगती हुई अनन्या को देखकर उसका दिल दहल गया।
उसने बिना कुछ कहे अनन्या का सामान उठाया और उसे अपनी दुकान के नीचे ले आया। उस रात रवि ने जो किया वो आज के इस स्वार्थी समाज में कोई सगा भाई या बाप भी शायद ही करे। रवि की जिंदगी भर की कमाई जो उसने अपनी एक छोटी सी जमीन खरीदने के लिए पाई पाई करके गुल्लक और बैंक में जोड़ी थी, अगली सुबह उसने वो सब निकाल लिया। रवि ने 50,000 रुपए लाकर अनन्या के हाथों में रख दिए। ये क्या है रवि, और तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? अनन्या ने हैरानी से पूछा था। ये मेरे खून पसीने की कमाई है अनु, मैंने कोई चोरी नहीं की है। तुम दिल्ली जाओ, तुम अफसर बनोगी तो इस देश का, मुझ जैसे गरीबों का भला होगा। मुझ जैसे अनपढ़ का क्या है, मैं तो आज भी पंचर बनाता हूं, कल भी बना लूंगा। लेकिन तुम्हारी ये किताबें अगर इस बारिश में भीग गई तो इस देश का भविष्य डूब जाएगा। दोस्तों, अनन्या ने रोते हुए कहा था, मैं ये पैसे नहीं ले सकती रवि, और अगर मैंने ले भी लिए तो मैं तुम्हें चुकाऊंगी कैसे? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा था, जब तुम बड़ी अफसर बन जाओगी ना, तब मेरे पास अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी का पंचर बनवाने आना। मैं समझ जाऊंगा कि मेरा कर्ज चुकता हो गया। अनन्या पैसे लेकर दिल्ली चली गई। उसने वादा किया था कि वो लौट कर आएगी, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद हालात ऐसे उलझे कि उसका मोबाइल चोरी हो गया। इंटरव्यू पास करने के बाद ट्रेनिंग के लिए उसे मसूरी जाना पड़ा। इन सालों में उसने रवि से संपर्क करने की बहुत कोशिश की। पटना आकर उस जगह को भी तलाशा, लेकिन नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान में रवि की दुकान वहां से तोड़ दी गई थी और रवि ना जाने पटना की किस अंधी गली में खो गया था। डीएम केबिन में बैठे रवि और अनन्या दोनों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अनन्या ने कहा, तुम जानते हो रवि, मैं इस कुर्सी पर बैठकर रोज इंसाफ करती हूं, लेकिन मुझे हर रात यही लगता था कि मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े भगवान के साथ नाइंसाफी की है। मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी, और आज जब मैं शहर के दौरे पर थी तो मैंने तुम्हें उस बोरिंग रोड के किनारे चिलचिलाती धूप में देखा। दोस्तों, रवि ने सिर झुका लिया। तुम अब बहुत बड़ी इंसान हो अनु। मेरा मतलब है मैडम, मुझे देखकर तुम्हें लोग क्या कहेंगे? मुझे खुशी है कि तुमने अपना सपना पूरा किया। अब मुझे जाने दो, तुम कहीं नहीं जाओगे रवि। अनन्या की आवाज में एक अधिकार था। वो डीएम वाली सख्ती नहीं, बल्कि अपनों वाला अधिकार था। अनन्या ने अपने पीए शर्मा जी को आवाज देकर अंदर बुलाया। शर्मा जी अंदर आए तो देखा कि डीएम मैडम एक पंचर वाले के पास खड़ी है और दोनों की आंखें लाल हैं। शर्मा जी, अनन्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रेस वालों को बुलाइए और आज शाम की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए। जी मैडम, लेकिन प्रेस वालों को क्या बताना है? शर्मा जी ने घबराते हुए पूछा। दोस्तों, अनन्या ने रवि का ग्रीस लगा हाथ पकड़कर ऊपर उठाया और शर्मा जी की आंखों में आंखें डालकर बोली, प्रेस वालों को कहिए कि पटना की डीएम अनन्या सिंह कल सुबह शादी करने जा रही है और ये रहे मेरे होने वाले पति रवि। शर्मा जी के हाथ से फाइल छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। शर्मा जी के हाथ से गिरी फाइल की आवाज ने जैसे कलेक्ट्रेट के उस सन्नाटे को तोड़ दिया था। कुछ ही घंटों में ये खबर जंगल में आग की तरह पूरे पटना में फैल गई। पटना की तेज तर्रार डीएम एक पंचर बनाने वाले से शादी कर रही है। ये खबर किसी राजनीतिक भूचाल से कम नहीं थी। न्यूज चैनलों की ओवी वैन सायरन बजाती हुई डीएम ऑफिस के बाहर इकट्ठा होने लगी। हर कोई उस रवि को देखना चाहता था जिसने एक आईएएस अधिकारी का दिल जीत लिया था। दोस्तों, शाम के 4 बज रहे थे। कलेक्ट्रेट के बड़े से लॉन में कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। माइक की कतारें लगी थी। तभी भारी पुलिस सुरक्षा के बीच डीएम अनन्या सिंह बाहर आई। लेकिन जो नजारा लोगों ने देखा उसने सबका मुंह खुला का खुला छोड़ दिया। अनन्या ने अपनी कड़क सूती साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उनके बगल में कोई सूट बूट वाला वीआईपी नहीं था। उनके हाथ में रवि का खुरदुरा कालिख लगा हाथ था। रवि ने वही पुराने फटे और ग्रीस लगे कपड़े पहन रखे थे। वो डरा हुआ था, उसकी नजरें जमीन पर गड़ी थी, लेकिन अनन्या ने उसका हाथ पूरी मजबूती से थाम रखा था। एक पत्रकार ने चिल्लाते हुए पूछा, मैडम, क्या ये सच है? क्या आप सच में एक पंचर वाले से शादी कर रही हैं? क्या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है या कोई राजनीतिक दबाव? दोस्तों, अनन्या शांत रही।
उन्होंने माइक को अपनी तरफ खींचा और एक गहरी सांस ली। यहां मौजूद हर शख्स, हर कैमरा और पूरा समाज आज हैरान है। आप इसे पब्लिसिटी स्टंट कह सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ मेरी ये नीली बत्ती वाली गाड़ी और ये रुतबा देख रहे हैं। लेकिन आप में से किसी ने वो अंधेरी रात नहीं देखी जब पटना की सड़कों पर एक अनाथ लड़की को बारिश में उसके मकान मालिक ने निकाल दिया था। आप में से किसी ने वो भूख नहीं देखी जो मैंने बर्दाश्त की है जब इस समाज ने मेरे लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। तब इस पंचर वाले ने अपनी जिंदगी भर की कमाई 50,000 रुपए मेरे हाथों में रख दिए थे ताकि मैं दिल्ली जाकर आईएएस बन सकूं। लॉन में एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। कैमरों की चमकती फ्लैश भी मानो एक पल के लिए रुक गई। अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज में एक शेरनी जैसी दहाड़ थी। इसने अपना कल बेच दिया ताकि मेरा आज बन सके। आज मैं जो कुछ भी हूं, इस रवि की वजह से हूं। ये मेरे लिए सिर्फ एक पंचर वाला नहीं है, ये वो इंसान है जिसने इंसानियत को जिंदा रखा है। और हां, मैं पूरे होशोवास में घोषणा करती हूं कि मैं कल रवि से शादी कर रही हूं। दोस्तों, अगले दिन बिना किसी बैंड बाजे या तामझाम के पटना के एक छोटे से मंदिर में सिर्फ कुछ भरोसेमंद स्टाफ और पुलिस वालों की मौजूदगी में अनन्या और रवि ने 7 फेरे लिए। रवि अब भी इस सपने से बाहर नहीं आ पाया था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहा है, एक देवी जैसी लड़की को अपने मैले दामन से बांधकर। लेकिन अनन्या के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसा सुकून जो जैसे कोई बहुत बड़ा कर्ज उतारने के बाद मिलता है। दोस्तों, शादी को अभी बमुश्किल 20 दिन ही गुजरे थे। सोशल मीडिया पर लोग अनन्या की मिसालें दे रहे थे। रवि अब सड़क पर नहीं, डीएम के सरकारी बंगले में था। अनन्या ने उसे साफ कपड़े, अच्छा खाना और ढेर सारा सामान दिया। लेकिन रवि ने एक बात नोटिस की। अनन्या अक्सर रात को उठकर बाथरूम में जाती और वहां से उसके खांसने और उल्टी करने की भयानक आवाजें आती। उसके खूबसूरत चेहरे का रंग दिनों दिन पीला पड़ता जा रहा था। वो अक्सर अपनी फाइलें निपटाते निपटाते कुर्सी पर ही बेहोश सी हो जाती थी। जब रवि पूछता तो वो सिर्फ थकान है कहकर बात टाल देती। दोस्तों, एक दिन अनन्या ऑफिस गई हुई थी। रवि कमरे की सफाई कर रहा था। तभी अलमारी के सबसे निचले दराज से एक भूरे रंग की मोटी सी फाइल नीचे गिर गई। रवि वैसे तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उस फाइल पर बने लाल रंग के बड़े से प्लस के निशान और अस्पताल के नाम ने उसे डरा दिया। उसने घबराते हुए पन्ने पलटे। उसमें बहुत सारी रिपोर्ट थी और कुछ लाल पेन से अंडरलाइन किए हुए शब्द थे। रवि ने वो फाइल ली और भागता हुआ बंगले के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड, जो पढ़ा लिखा था, के पास गया। भैया, जरा पढ़कर बताना इसमें क्या लिखा है। मैडम की तबीयत ठीक तो है ना? गार्ड ने जैसे ही फाइल पढ़ी, उसके हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रवि भाई, ये तो एम्स दिल्ली की रिपोर्ट है। मैडम को ब्लड कैंसर है, आखिरी स्टेज का डॉक्टर ने लिखा है। इनके पास मुश्किल से 2 या 3 महीने का वक्त है। रवि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आसमान जैसे टूटकर उसके कंधों पर गिर पड़ा। कैंसर? मौत? उसकी अनु? उसकी देवी? वो फाइल सीने से लगाए पागलों की तरह दौड़ता हुआ सीधे डीएम ऑफिस पहुंच गया। बिना किसी की परवाह किए वो सीधे अनन्या के केबिन में घुस गया। अनन्या कुर्सी पर आंखें मूंदे लेटी थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। दोस्तों, रवि उसके पैरों के पास जमीन पर गिर पड़ा और बच्चों की तरह दहाड़ मारकर रोने लगा। ये क्या है अनु? तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? ये फाइल, ये कैंसर, ये मौत, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अनन्या ने आंखें खोली। वो जानती थी कि एक न एक दिन ये सच सामने आना ही है। वो अपनी कुर्सी से उठी और जमीन पर रवि के पास बैठ गई। उसने अपने कांपते हाथों से रवि के आंसू पोंछे। रवि, अनन्या की आवाज बहुत कमजोर थी। जब मैं मसूरी ट्रेनिंग में थी, तभी मुझे इस बीमारी का पता चल गया था। मेरे पास वक्त बहुत कम था। मैं चाहती तो अपना इलाज कराती, दुनिया घूमती, या किसी बड़े अमीर घर में शादी करके अपने आखिरी दिन आराम से काटती। दोस्तों, रवि रोते हुए बोला, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मुझे ये झूठी खुशी क्यों दी? मुझे वो सड़क का कीड़ा ही रहने देती अनु। अब तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? अनन्या ने रवि का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और जो कहा
उसने रवि की रूह तक को रुला दिया। क्योंकि मैं चैन से मर नहीं पाती रवि। तुम भूल गए तुमने मेरे लिए क्या किया था। तुमने अपनी जिंदगी भर की वो पाई पाई मुझे दे दी थी, जो तुमने एक छोटी सी जमीन खरीदने के लिए जोड़ी थी। मेरे जाने के बाद दुनिया फिर से तुम्हें उसी सड़क पर ला खड़ा करती। कोई तुम्हारी मदद नहीं करता, लोग तुम्हें धक्के मारते। अनन्या की सांसें उखड़ रही थी, लेकिन उसने बात पूरी की। मैंने तुमसे शादी इसलिए की रवि, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी के कानूनी पति होने के नाते मेरे मरने के बाद मेरी पूरी जीवन भर की पेंशन, मेरी सरकारी बीमा की रकम और मेरा पीएफ सब कुछ कानूनी तौर पर तुम्हें मिलेगा। मेरे बाद तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तुम्हें कभी किसी अमीर की गाड़ी का पंचर बनाकर गालियां नहीं सुननी पड़ेंगी। तुम्हें वो इज्जत मिलेगी जो एक अफसर के परिवार को मिलती है। तुमने मेरे सपनों को अपनी जिंदगी दी थी रवि। मेरे पास तुम्हें लौटाने के लिए अपनी मौत के सिवा कुछ नहीं था। रवि स्तब्ध रह गया। इस औरत ने अपने आखिरी दिनों में भी सिर्फ उसका भविष्य सुरक्षित करने के लिए शादी का ये फैसला लिया था। प्यार और त्याग की ऐसी मिसाल उसने न कभी सुनी थी, न देखी थी। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए अनु, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। रवि उसका सिर अपनी गोद में रखकर चीखने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक 1 महीने बाद दोस्तों, पटना कलेक्ट्रेट का झंडा आधा झुका हुआ था। शहर की सड़कें लोगों की भीड़ से पटी पड़ी थी। हर आंख से आंसू बह रहे थे। पटना की सबसे ईमानदार और जांबाज डीएम अनन्या सिंह अपनी आखिरी यात्रा पर जा रही थी। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया था। पुलिस की टुकड़ी ने बंदूकों से हवा में फायर करके उन्हें अंतिम सलामी दी। लेकिन उस पूरी भीड़ में सबसे आगे जो शख्स खड़ा था, वो था रवि। उसने आज सफेद कुर्ते पजामे पहने थे। वो रो नहीं रहा था, क्योंकि उसके आंसू शायद 1 महीने पहले ही सूख चुके थे। वो बस उस तिरंगे में लिपटी अपनी अनु को देख रहा था, जिसने जाते जाते भी उसे जिंदगी जीने का एक मकसद दे दिया था। दोस्तों, आज पटना के उसी बोरिंग रोड के चौराहे पर, जहां कभी रवि की तिरपाल वाली पंचर की दुकान हुआ करती थी, वहां एक बड़ी सी इमारत खड़ी है। उस इमारत के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, अनन्या सिंह मुफ्त कोचिंग सेंटर, गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए। रवि ने अनन्या के हिस्से में आए एक भी पैसे को अपने ऊपर खर्च नहीं किया। उसने उस पूरे पैसे से पटना के गरीब, अनाथ और सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए एक स्कूल और कोचिंग सेंटर खोल दिया। आज वो उसी स्कूल के बाहर एक साधारण सी कुर्सी पर बैठता है, और जब भी कोई गरीब बच्ची वहां आईएएस बनने का सपना लेकर पढ़ने आती है, तो रवि की आंखों में एक चमक आ जाती है। उसे लगता है जैसे उसकी अनु वापस आ गई है। प्यार सिर्फ साथ जीने का नाम नहीं है। कभी कभी प्यार का असली मतलब किसी को अपनी मौत से भी जिंदगी दे जाना होता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ 2 लोगों की नहीं, बल्कि उस सच्चे प्यार और त्याग की है जो आज के समय में कहीं खो सा गया है। अनन्या ने मौत को गले लगाकर भी रवि को जिंदगी दे दी। अगर इस कहानी ने आपके भी दिल के किसी तार को छुआ है, तो कमेंट्स में ट्रू लव या रिस्पेक्ट जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए स्टोरी बाय धीरज को सब्सक्राइब करना न भूलें।